मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट 3 इंटरमीडिएट गणित 2019 सेट कोड है 324 ईके के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली दो क्लास में 2019 के दो सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने 2019 के दो सेट कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 3 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न पहले का बताया गया है, यदि cot इनवर्स 4/3 बराबर x है तो cos 2x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न पार्ट 2 से लिया गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसको हल करवाते हैं। यहाँ पे लिख लो पहले का हल। आपको सबसे पहले लिख लेना है cot इनवर्स 4/3 बराबर x। यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है? यदि लिखा हुआ दिख रहा है। हमने आपको बताया था पिछली कई क्लास में, जब प्रश्न में यदि लिखा हुआ मिल जाए तो क्या बोलते हैं? दिया है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया है? cot इनवर्स 4/3 बराबर x, ठीक है ना। अब आपको यहां से cot x का मान निकाल लेना है। देखो cot इनवर्स को उस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा। इतनी जानकारी आपको पहले से है। तो 4/3 बराबर क्या होगा? cot x, ठीक है। तो cot x का मान निकला है 4/3। अब मेरे प्यारे बच्चों cos 2x का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला आपको याद है, cos 2x का tan के पदों में होता है cos 2x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x, यही होता है। तो tan के पदों में फार्मूला होता है। तो आपको क्या करना है, यहां से tan का मान निकाल लेना है। व्युत्क्रम कर लो ना, 3/4 आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है cos 2x बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है? मान निकालना, ठीक है। फार्मूला लगाएंगे, देख लो फार्मूला। cos 2x बराबर होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस का tan स्क्वायर x, ठीक है। मान रखो 1 माइनस tan x का मान निकाला है ना, इसे समीकरण 1 डाल दो। तो 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से हमने मान रखा है। चलो इतना नोट करो। अब इसके आगे जो है यहां से लिखेंगे। अब आपको लिख लेना है cos 2x के बराबर, यहां पे देख लो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अपान में लिख लो 1 प्लस 9/16। तो cos 2x बराबर, अब आपको ऊपर कॉमन मीन्स लघुत्तम ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे लघुत्तम मिलेगा, 16 का गुणा करो तो 16 माइनस का 9 मिलेगा। अपान में लघुत्तम ले लो, 16 का 1 में गुणा करो 16 प्लस का 9, ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो cos 2x बराबर, यहाँ पे देखो 7 मिलेगा जब 16 में से 9 को माइनस करेंगे। यहाँ पे देखो 25, 16 9 25। cos 2x का मान 7/25 निकला है। ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो। अब अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। अगला नंबर डाल लो खा। मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रश्न दिख रहा होगा, का तो हो गया, खा देख लो। ये बताया गया है अस्मिका, ये जो दे रखी है यहाँ पे अस्मिका है। आगे लिखा है को हल कीजिए और बताया जहाँ x एक वास्तविक संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न जो है क्लास 11th में आपको मिलेगा, आपने पढ़ा होगा अस्मिकाएं। तो ठीक है, आ गया है इंटर में, कोई बात नहीं है, आपको हल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो दी गई अस्मिका, दी गई अस्मिका, ठीक है। 3x माइनस का 5 लेस देन इक्वल 5x माइनस का 3। अब आपको क्या करना है, x वाले जो पद हैं उनको एक तरफ आपको करना है पक्षांतर करके।
और जो अचर पद हैं उनको एक तरफ। तो यहाँ पे कितना है 3x है, इसको इस तरफ लाएंगे माइनस का 5x हो जाएगा। पक्षांतर करने पर ये अस्मिका चेंज नहीं होती है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो माइनस का 3 एट लिख लो, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा प्लस का 5 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से मिलेगा -2x, यहाँ से कितना मिला 2 मिला, 5 में से 3 को घटाया। अब -2 का भाग लगाएंगे, जब -2 का भाग लगाएंगे तो अस्मिका चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम आपसे पूछें 2 और 1 में कौन बड़ा है, तब आप बताओगे 2 बड़ा है, तो 2 की तरफ इसका मुंह कर लो। फिर अगर हम आपसे ये कह दें कि माइनस से गुणा कर दो दोनों में, अब बताओ कौन बड़ा है, -1 बड़ा है, तो -1 की तरफ इसका मुंह हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने क्या देखा कि अगर हम माइनस से गुणा कर दें किसी भी संख्या का, या भाग लगा दें या फिर व्युत्क्रम कर दें, तो अस्मिका चेंज हो जाती है। ग्रेटर देन है लेस देन हो जाएगी, यहाँ पे क्या है लेस देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल क्या मिलेगा, कट्टा पिट्टी कर लो, -1 मिलेगा। अब x का मान -1 या -1 से बड़ा लेना है, तो ज़्यादा लेंगे तो आपको 0, 1, 2, 3 ऐसे करके मान मिलेंगे, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो आपको कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं, ऐसे करके। और इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे बराबर पहले से चल रहा था, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट जिस तरफ है उस तरफ कभी भी इक्वल नहीं आएगा। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, इनफाइनाइट की तरफ कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, अब x का यहाँ से मान निकालेंगे। देखो, जब -1 लिखा और यहाँ से इनफाइनाइट लिखा, तो इनफाइनाइट की तरफ आपको खुला अंतराल लेना है, और यहाँ पे इक्वल है तो 1 अंतराल लेना है। तो ये आंसर शीट आ गई। और यहाँ पे बोला भी गया x एक वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्याएं पता ही है आपको, ऋणात्मक भी होती हैं, धनात्मक भी होती हैं, दशमलव वाली भी संख्याएं होती हैं। तो x का जो मान आपको मिलेगा इस अंतराल से मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमें x के मान बताना नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3 या 4, 5, 6 ले लें, आपको बता देना है कि x का मान कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, यही हल है। ठीक है, इतना ही छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर आपको मिलेंगे। अब आपको नोट कर लेना है इसको, ये तो कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो आपको दिख रहा होगा प्रश्न में बताया गया है कि अवकलन कीजिए। पहले इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं। गा, क्या बोला गया है यहाँ पे, गा गमला। बताया गया फलन e की घात cos x² का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। भैया अवकल गुणांक क्या होता है, अवकलन ही होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले y के बराबर इसको मान लेते हैं, क्योंकि जो कॉपी चेक करेगा टीचर उसको अच्छा लगेगा, इसीलिए y के बराबर हम इसको मान रहे हैं। तो आपको भी मान लेना है e की घात में cos x²। अब अवकलन करो, लिखना पड़ेगा आपको, बताया नहीं गया है यहाँ पे किसके सापेक्ष अवकलन करना है। तो आपको देख लेना है ये जो फलन है किस चर में है, x चर में है, तो x के सापेक्ष अवकलन आपको करना है। अगर ये फलन y चर में होता तो y के सापेक्ष अवकलन करते, अगर ये फलन z के पदों में होता तो हम z के सापेक्ष अवकलन करते। तो ऐसे करके आपको देखना है कि किसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फलन जो है चर x में है, तो x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक लाइन। इस लाइन का मतलब आपको पता ही है कि बराबर के मेरी तरफ d/dx रखना है, बराबर के उस तरफ भी d/dx रखना है। अब y का अवकलन dy/dx होता है। ठीक है, e की घात x का e की घात x, लेकिन यहाँ पर जब हमने देखा e की घात में cos x² है, चर चेंज है, पहचानोगे कैसे, कहाँ से पहचानोगे कि चर चेंज है, हम आपको बताते हैं। यहाँ से पहचानना है, d के पास में x है तो x उठाना है, और e की घात से cos x² उठाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है सेम है कि नॉट सेम है, बताइए। ये सेम नहीं है। ठीक है, चर चेंज है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये तरीका पूरे यूट्यूब की बात कर रहे हैं, जो 50 रुपए के टीचर हैं उन्हें तो इसकी जानकारी ही नहीं है कि कैसे पता करते हैं
कि चर चेंज है या नहीं है। वो कहते हैं जो 50 रुपए के टीचर होते हैं, अवकलन आपको आना चाहिए बढ़िया तरीके से। अरे अवकलन आना चाहिए, सबको आता है अवकलन यार। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहां पर अवकलन हो गया और पता ही नहीं है किसका करेंगे दोबारा, कोई आइडिया ही नहीं बताया है, रटवा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, रटना नहीं है, आपको समझना है। यहां पर हम आपको समझाएंगे कि कैसे आपको अवकलन करना है। वैसे भी हमने सिलेबस तो कंप्लीट करा ही दिया है, तो मजा आ गया होगा ना। अब तो आपकी प्रैक्टिस चल रही है, धनाधन क्वेश्चनों का गर्दा आप लोग गर्दा उड़ा लो। तो ये है पहचान कि आपको कैसे चेक करना है चर चेंज है या नहीं है। डी के पास में जो x है और cos x स्क्वायर है, तो यहां पर हमने अलग से लिखा और आपको समझाया कि x और cos x स्क्वायर जो है चर चेंज है, तो आपको दोबारा अवकलन करना है, ये पहचान है। और पिछली कई क्लास में हम बता भी चुके हैं कि यूट्यूब पे धोखाधड़ी हो रही है भाई। हमेशा बच्चों का भविष्य खराब किया है लोगों ने, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। तो cos x स्क्वायर ऐसे लिखना है, d/dx के जो आगे है उसको एटडीज लिखना है, बाद वाले का अवकलन करना है। वो भी हम तरीका बता रहे हैं। देखो, एक तो तरीका आपने सीख लिया, दूसरा तरीका देखो, आपको क्या करना, ऐसे करके तीर लगाना है। देखो, पहले x स्क्वायर फिर cos x मिला ना, आपको क्या करना है, तीर में ये वाला पहले अवकलन करना है, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, चर चेंज है या नहीं है। तो पहले cos का करेंगे, माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। इसका तो हो गया, इसको कट्टा कर लो, इस वाले cos का। अब ये वाला तीर देख लो, बचा क्या है, x स्क्वायर, इसका और अवकलन करना है। ये भी रूल है, लेकिन अगर ये समझ में ना आए तो आपको पहले वाला रूल सीख लेना है। कैसे, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर, चर चेंज है तो दोबारा अवकलन होगा, ठीक है। इसको आगे लिख लो, माइनस का साइन x स्क्वायर e की घात में cos x स्क्वायर। अब यहाँ पे बोलो x स्क्वायर का क्या होगा, 2x, x की घात n का फार्मूला लगा दिया, n आगे एक घात कम कर ली, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 2x इंटू में साइन x स्क्वायर e की घात में cos x स्क्वायर। उड़ गया इसका गर्दा, ठीक है, कंप्लीट कर लो। अब इसको हम ग्राफ कर देते हैं। अब अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। चलो, इतना रफ हो गया ना, ठीक है। अब घा देख लो, घा में कुछ करना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट बता देना है, लेकिन डायरेक्ट से नंबर कट जाएंगे। बहुविकल्पीय होता तो डायरेक्ट बता देते, लेकिन डायरेक्ट तो पता है ना। लिखना कैसे हम आपको बताएंगे। यहाँ पे बोला है अवकल समीकरण इतने की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। तो कोटि घात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये अवकल समीकरण जो दिया गया है चेक कर लो बहुपद समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पे बटे में घात है, बटे में, तो बटे में घात अगर है, अगर घात माइनस की है तो दो ही तो रूल हैं जिससे क्या होता है, बहुपद समीकरण नहीं होता है। अरे भैया, भिन्नात्मक घात हो या फिर माइनस की घात हो तो समझ जाना कि बहुपद समीकरण नहीं होगा। जब बहुपद समीकरण नहीं होगा, ना ही आप घात बता सकते हो और ना ही कोटि बता सकते हो। पहले आपको क्या करना है, इस अवकल समीकरण को बहुपद समीकरण बनाना है, उसके बाद बताना है कि इसकी घात और कोटि। वैसे डायरेक्ट तो आपको पता है, हम 1/5 है ना, जब घात का व्युत्क्रम करेंगे यहाँ पे क्या आ जाए, d2/dx स्क्वायर होल घात 5 आ जाएगी। अब बहुपद समीकरण बन गया। अब सबसे पहले कोटि बताना है। कोटि कैसे बताओगे, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है वहां से कोटि पता चलेगी। तो 2 बार हुआ है अधिकतम अवकलन, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, 2 बार हुआ, कोटि कितनी हो गई, 2। अब उसी की होल घात बता दो। अरे भाई, घात जो है किस पे डिपेंड होती है, कोटि पे। कोटि पता है तो घात ऑटोमेटिक पता है, ठीक है। तो कोटि हमें मिली है 2 और होल घात कितनी मिली है, ये 5, 1/5, यहाँ पे कितना आ गया 5, तो वही है घात 5, ठीक है। लिखना कैसे है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले कैसे लिखना है, अवकल समीकरण लिख लेना है, ठीक है। d2y/dx स्क्वायर बराबर में y प्लस dy/dx की होल घात 1/5, ठीक है। अब देखो क्या करना है, d2y/dx
dx स्क्वायर, घात का व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम में 5/1 आएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे नहीं, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना 5 पे। तो ऐसे आपको लिखना है बराबर में y प्लस dy अपॉन dx, ठीक है। अब पक्षांतर करके इसको इस तरफ ले आओ, बराबर में 0 आपको छोड़ देना है। अवकल समीकरण की सही फॉर्म होती है बराबर 0 छोड़ना है, ठीक है। ये लो बराबर 0। अब ये लिख दो कि ये अवकल समीकरण क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं। अवकल समीकरण एक बहुपद समीकरण है, बहुपद समीकरण है तब, यहाँ पे क्या लिखना, तब कोटि अधिकतम अवकलन कई बार हुआ है, 2 बार, घात इसी की बताना है जिसकी कोटि बताई है, होल घात 5 है, हो गया। जल्दी इसको नोट कर लो। अब इसको हम रफ कर देते हैं, अगले प्रश्न की है बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, ठीक है। थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं। तो आप लोग लिख दो कमेंट में जय महाकाल, जल्दी लिख दे सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है अड़ाम। क्या बताया गया है, अनिश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आई के बराबर लिख लेना है sec x अपॉन sec x प्लस का tan x, यही है। अब आपको प्रकार बता रहा है, थोड़ा सीख लो, थोड़ा सीख लो। ये भाई प्रकार देख लो, अगर ये समझ में आ जाएगा तो इसका समाकलन हो जाएगा। देखो जैसे आपको कहीं दिख जाए, अंश में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, अचर ले लेते हैं, जैसे sec x प्लस का tan x दिख जाए, ठीक है ना। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 देख लो, 1 अपॉन sec x माइनस tan x दिख जाए, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे नंबर 3 देख लो, अगर 1 अपॉन cosec x प्लस का cot x दिख जाए। नंबर 4 देख लो, यहाँ पे 1 अपॉन cosec x माइनस का cot x। मेरे प्यारे बच्चों ये फलन आपको दिख जाए कहीं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको परिमेयकरण कर देना है। अब परिमेयकरण क्या है भैया, ऊपर नीचे गुणा नहीं जानते हो करना, प्लस है तो माइनस का कर दो गुणा, ऐसे करके ये होता है परिमेयकरण। अब परिमेयकरण नहीं समझ में आया, आप बोलते संयुग्मी गुणा। क्या बोलते हो, संयुग्मी गुणा। भैया मेरे संयुग्मी गुणा जैसे आई अगर है, ऊपर नीचे गुणा करते हो अपोजिट चिन्ह का, तो इसको बोलते हैं संयुग्मी गुणा। क्या बोलते हैं, संयुग्मी गुणा। अब संयुग्मी गुणा तो बोलते हैं, और यहां पर हमने क्या बोला है, परिमेयकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आई का खेल हो, जब आई का खेल हो तो बोलेंगे संयुग्मी गुणा, और जब आई ना हो तो बोलेंगे परिमेयकरण। तो हर का क्या है, तो ऐसे सब में करना है, क्योंकि आपको पता है कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, 1 होता ना। जैसे आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऐसे 2 और फार्मूले हैं, यहाँ पे बता देते हैं। ऐसे 2 फार्मूले और हैं जिनका मान 1 होता है, जैसे कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको परिमेयकरण कर लेना है, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, ठीक है। ऐसे यहाँ पर माइनस है तो प्लस का कर लो, बनेगा वही नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 रख देना। ऐसे यहाँ पर प्लस है तो माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर लेना है, परिमेयकरण बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे माइनस है तो प्लस का कर लेना है, ऊपर नीचे परिमेयकरण बोलते हैं। संयुग्मी गुणा नहीं बोलते हैं, संयुग्मी गुणा तब बोलते हैं जब आई हो, जब आई ना हो तो परिमेयकरण बोलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको वैसे भी पता है कि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है।
ठीक है, इसीलिए नहीं होता है हर का, होता है लेकिन फार्मूले के रिलेटिव जब फलन मिले तब होता है। जब नहीं मिला है फार्मूले के रिलेटिव फलन तो फिर अंश का ही करना है समाकलन। तो इसीलिए बता रहे हैं परिमेयकरण कर लेना है। अंश सीट बन है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की बन है। तो अंश में जो भी मिलेगा, अंश में मिलेगा उसका समाकलन आप लोग कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये प्रकार आपको समझ लेना है। अगर ये आता है, इसके रिलेटिव कहीं मिल जाए, ये 4 है, 4 से ज़्यादा नहीं है, तो परिमेयकरण आपको कर लेना कहीं दिख जाए, चाहे आप पढ़ने जा रहे हो, रास्ते में हो, ठीक है, कहीं ये दिख जाए, परिमेयकरण करके समाकलन करना है। तो समाकलन आपको तभी क्लियर होगा जब प्रकार आपने सीखे हैं। प्रकार नहीं सीखे हैं तो आप लोग ढिंका चिका ही करोगे। लोगों ने वैसे भी करवाया है ढिंका चिका, वैसे भी लोगों ने करवाया है ढिंका चिका यूट्यूब पे, खुद नहीं जानते हैं, कहते हैं 90 प्लस ये बोलते हैं। अरे खुद नहीं आए हैं, तुमको क्या करवाएंगे 90 प्लस। ठीक है ना, हम जो बता रहे हैं वही काम करो। जो भी प्रश्नों की हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करो। ये मेरा आपसे वादा है, पेपर में प्रश्न ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो आउट मिल जाए। जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं फंसेगा पूरा, यहीं से आएगा, यहां से नहीं आएगा तो कहां से आएगा, यहीं से आएगा। तो यहीं से आएगा तो आपको प्रैक्टिस करना है ना। चलो भैया प्रैक्टिस करवाते हैं। सेक एक्स प्लस का 10x ऊपर नीचे कर लो, ये परिमेयकरण बोलते हैं। ये लो और यहाँ पे लिख दो, क्योंकि जो 50 रुपए के टीचर हैं उन्हें नहीं जानकारी है ये, तो इसलिए आपको लिख देना है, उनको भी जानकारी हो जाएगी। तो i बराबर ऊपर क्या मिलेगा गुणा कर लो, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू में सेक एक्स इंटू 10x, नीचे लगा लो a प्लस वी इंटू ए माइनस वी, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो i बराबर ऊपर तो ऐसे ही रखो जैसे का तैसा, नीचे आपको 1 लिख देना है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स होता है बराबर 1। ठीक है, अब जो बचा उसका कर दो समाकलन, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का सेक एक्स इंटू 10x, यही है ना। ठीक है, करेंगे इसी का समाकलन। आगे देख लो, इसका सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x होता है। ठीक है, और माइनस सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन सेक एक्स होता है। तो ये फार्मूले रट्टा लगा लो। तो ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले में जितने पढ़े सारे हो चुके हैं। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। नोट कर लो, अगला प्रश्न हल करवाते हैं, जल्दी नोट करो इसे। अब आपको प्रश्न दूसरे का देख लेना है। यहां पर बताया गया है यदि वेक्टर a बराबर इतना तथा वेक्टर b बराबर इतना, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो है पार्ट 10 से लिया गया है, सदिश बीजगणित। ठीक है, यहां पे लिख लो, करवाते हैं इसका हल। यहां पे क्या आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यदि। यदि का मतलब क्या होता है, दिया है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना है दिए गए सदिश वेक्टर a बराबर और वेक्टर b बराबर। मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखना है, कैसे सदिश जल्दी लिख जाता है, दिक अनुपात से। तो दिक अनुपात से आपको सदिश लिखना है। तो वेक्टर a के दिक अनुपात देख लो 135, 135 से आपको सदिश लिखना है। ये लिख गया 135 से, एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है। ठीक है, वेक्टर b का ऐसे ही आपको सदिश लिखना है। यहाँ पे देख लो दिक अनुपात 513, तो देख लो यहाँ पे 513, ये माइनस जो है नहीं पड़ा, दिमाग में रखना है आपको माइनस, और लिख देना है दिक अनुपात से सदिश। ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर बताया गया है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b का अदिश गुणन करना है और मान ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले आपको क्या करना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान निकालना है और फिर वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मान निकालना है। उसके बाद आपको अदिश गुणन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर a प्लस वेक्टर b अगर हम जोड़ेंगे तो 6i कैप मिलेगा, जोड़ेंगे प्लस का 2j कैप मिलेगा, जोड़ेंगे माइनस का 8k कैप मिलेगा।
अब आपको पता है जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर ए माइनस का वेक्टर वी, तो घटाओ, ये माइनस का है 5 आई कैप, ये प्लस का है, तो माइनस का 4 आई कैप मिलेगा, ये प्लस का जे कैप और ये प्लस का 3 जे कैप प्लस का 4 जे कैप मिलेगा, ये प्लस का 3 के कैप हो जाएगा और ये माइनस का 5 के कैप, कितना बचेगा माइनस का 2 के कैप, क्योंकि माइनस का 5 है और प्लस का 3 है, 5 में से 3 जाएगा, ठीक है, 2 ही मिलेगा। अब इसके बाद जो बताया गया है उसका मान निकालना है 9, 9 के बाद कामा लगाना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। सदिश लिख लेते हैं दोनों, यहां से देख लो 628 से आपको लिख लेना है सदिश, लिख लिया 628 से, देख अनुपात से लिख लो, जल्दी लिख जाता है। यहां से देख लो 442 से सदिश लिख लेना है, एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है। आगे बढ़ते हैं, 6 चौक 24 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पद मिलेगा 8, तीसरा पद 8 दूनी 16, तो मेरे प्यारे बच्चों 24 16 8 24, ठीक है ना। हाँ चलो भाई, ये घटा लो, ये काट लो, आंसर शीट आगे 0, नोट कर लो इसको। तो अगले प्रश्न की है बारी और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, अगर नए स्टूडेंट हो चैनल से अभी जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे तो रैपिड फायर की तरह सबसे पहले आपको मिलेगा नोटिफिकेशन, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको यहां पर देख लेना है ये वाला प्रश्न, कहा है अवकल समीकरण को हल कीजिए। ये रिपीट प्रश्न है, ये हो चुका है, कहां पे हो चुका है 2020 में, दूसरा सेट, कोड है 324 XB, प्रश्न है दूसरे का अड़ंग, तो इसको कर लेना, ये रिपीट प्रश्न है और ऐसे ही आपको रिपीट मिलेंगे। हमने आपको पहले ही बताया है 2019 के जितने आपने सेट हल किए हैं, जितनी मेहनत की है अब नहीं करना पड़ेगी 2019 के जब सेट हल करोगे, क्योंकि 2020 के प्रश्न जो है रिपीट मिलेंगे 2019 के सेट में। ऐसे ही आपको 2018 में 2019 2020 के रिपीट प्रश्न मिलेंगे, तो 2018 में और कम मेहनत करना पड़ेगी, मजा आ जाएगा। अरे इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करो, पेपर में A to Z प्रश्न मिलेंगे, आपको किसी से नहीं पढ़ना है, किताब से सिलेबस कंप्लीट करना है। किताबों से कोई टॉपर नहीं बन पाया है। टॉपर कैसे बनता है? जो हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं इन्हीं प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करना है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा पेपर में जो आउट चला जाए, ये मेरा आपसे वादा है, भरोसा करिए, बिलीव मी, 100% ही आपके नंबर आएंगे। जो बोलते हैं होता है भाई, करो तो इतना, ठीक है। अगला देख लो, यहाँ पे गा देख लो, रिपीट मिला है ना, तो दिक्कत क्या है, ये भी कर लेना। देख लो 324 XC है कोड, 2020 का तीसरा सेट है और प्रश्न है दूसरे का गा, कर लेना, ठीक है। और पिछली साल हमने 2018-19 के पेपर सॉल्व करवाए थे, अगर देखना है तो देख लेना उनको, ये लगे हुए मिल जाएंगे, दिक्कत क्या है। अब यहाँ पर घा बताया गया है, इसको लगा ही देते हैं, ये रिपीट नहीं है। यदि x प्लस वाई दो क्या है, ये आव्यूह कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं, बताए इतना है तथा x माइनस वाई बराबर उतना है, तो x तथा y ज्ञात कीजिए, कैपिटल x कैपिटल y ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यही है, कैपिटल x और कैपिटल y का मतलब आव्यूह ज्ञात करना है, आव्यूह। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यदि, यदि का मतलब क्या होता है, दिया है, तो यहाँ पे लिख लो दिया है, ठीक है। कैपिटल x कैपिटल y बराबर 5209, ठीक है। कैपिटल x कैपिटल y जो है फिर दे दिया गया है अंतर 36 0 माइनस 1, देख लो 36 0 माइनस 1, ठीक है। क्या निकालना है, कैपिटल x का मान निकालना है और कैपिटल y का मान निकालना है। इसे समीकरण 1 डालो, इसे समीकरण 2 डालो। जब हम जोड़ेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब हम जोड़ेंगे तो ये y से y कट जाएगी, 2x मिलेगा, तो 5209 प्लस यहाँ पे आ जाओ 36 0 माइनस 1, तो 2x। अब सम्मुख कोण जोड़े जाते हैं, सम्मुख कोण
जो जहाँ पे है वहीं पे जुड़ेगा। देख लो यहाँ पे 5 और प्लस 3 8 हो जाएगा, 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 9 माइनस का 1 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 दिख रहा है, लगा लो भाग, तो x बराबर 1/2 पहले लिख लो, बाद में लगाएंगे भाग। चलो भाई, कैपिटल X का मान यहाँ पे निकाल लो, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8 0, 2 चाकू 8, ये आंसर शीट आ गई। चलो इतना नोट कर लो। अब समीकरण 1 व 2 को घटाएंगे, या फिर ये जो मान निकला है समीकरण 1 में रख लो, ऐसा कर लो। चलो ऐसा ही कर लेते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 4 4 0 4 रखने पर समीकरण 1 क्या है आपके पास, x प्लस वाई बराबर, देख लो प्रश्न से देख लो, 5209, यही है। ठीक है, चलो अब मान रखेंगे x का, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो यहाँ पे देख लो 4404 प्लस का y बराबर 5209, कैपिटल Y बराबर 5209, पक्षांतर करेंगे आव्यूह का तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 4404। ठीक है, कैपिटल Y बराबर, घटा लो 1 मिलेगा घटा लो, माइनस 2 मिलेगा घटा लो, 0 9 में से 4 गया 5 मिला, तो अतः करके बाद में लिख दो। अतः का मतलब होता है सवाल पूरा लग गया भाई। 4404, कैपिटल Y का मान 1 माइनस का 2 0 5। ठीक है, उड़ गया इसका गर्दा, नोट कर लो इसे। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको, रैपिड फायर। ठीक है, ये रफ हो गया। चलो भाई अगला प्रश्न देख लो, यहाँ पे अड़ा लिख लो। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों जो सवाल हमने लगाया था ना, चेंज नहीं किया था, तो आप लोग चेंज कर लेना, का लिखा रहा था। ठीक है, अब चेंज कर लिया। अगला प्रश्न तो यहाँ पे क्या बताया, x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 सांतत की जांच कीजिए। ठीक है, फलन दिया गया है, x का मान भी दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लिख लो सबसे पहले, दिया गया फलन, यहाँ पे हम सही से लिख देते हैं। ठीक है, f(x) बराबर कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर 3 पर आपको जांच करना है सांतत की, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है x बराबर 3 पर सांतत का परीक्षण, परीक्षण का मतलब होता है जांच करना। ठीक है, निकालो f3 का मान, फार्मूला तो आपको आता है ना, fa प्लस 0, सांतत में इनका मान निकाला जाता है, ये बराबर से निकालते हैं, इसको बोलते हैं RHL। ठीक है, और इसको बोलते हैं LHL, हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पक्ष सीमा, इसको बोलते हैं वाम पक्ष सीमा। ठीक है, बराबर पे केवल चर को चेंज करना है, इसको करना है चर को, 9 दूनी 18 माइनस का 1 बराबर 17। ठीक है, RHL निकाल लो, 1 प्लस का 0, यहाँ पर a है। ठीक है, x बराबर a पर आपको समझाया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रखो और प्लस का 0 बराबर लिमिट s टेंस टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मान है यहाँ पर 3 आपको रखना है, क्योंकि x का मान 3 है। ये बाद वाला जो 0 है वो लिमिट का है। ठीक है, यहाँ पर जब लिमिट यूज करते हैं तो ये 0 h बन जाता है, तो 3 प्लस h। चलो भैया इसका मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ना f3 प्लस h, इसका मान यहाँ से देखो f(x) के बराबर, चर को चेंज करना है, अचर चेंज नहीं होता है। तो ठीक है, यहाँ पर आपको पहले लिमिट लिख लेना है, s टेंस टू 0, 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है,
लिमिट हटाओ, जहाँ पे एच है 0 रख दो। 9 दूनी 18 माइनस का 1 कितना आ गया 17। ठीक है, इतना नोट करो। अब इसी में हम काम करेंगे, क्यों? क्योंकि इसकी आंसर शीट इसकी आंसर शीट बराबर निकली है, तो तीसरी लिमिट का मान जरूर निकालेंगे। चलो इतना नोट करने के बाद इसी में काम कर लेते हैं। LHL माइनस की है, ठीक है, माइनस रख लो बस, और सेम टू सेम आपको करना है। 9 दूनी 18 17 ही आएगा। अब इसको नोट कर लो, इसको बोलते हैं LHL। तो तीनों के मान बराबर आ गए। जब तीनों के मान बराबर आ गए तो फलन क्या है? सांतत्य है। तो 2 लाइनें आपको लिखना है, इसको हम रफ कर देते हैं। यहां पे दैट इज करके लिखवाते हैं। F3 का मान और F3 + 0 का मान और F3 - 0 का मान बराबर 17। अतः करके लिख दो। अतः का मतलब सवाल पूरा लग गया। x बराबर 3 पर fx सांतत्य है। ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लो इसको। तो प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। नोट कर लो, अगला प्रश्न हल करवाते हैं। अब आपको प्रश्न तीसरे का देख लेना है। यहां पर बताया गया है यदि y बराबर a cos x + b sin x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y/x² + y बराबर 0 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इतना लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यदि का मतलब क्या होता है? दिया है, तो इतना लेके चलना है। और आपको बताया गया है इतना सिद्ध करना है। तो इसमें कितनी बार अवकलन बताया गया है? अधिकतम 2 बार। तो इसका आपको 2 बार अवकलन करना है और ये आंसर शीट निकाल देना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? पहले तो लिख लेंगे तीसरे का हल। लिख लो भाई, दिया है, क्योंकि यदि लिखा है ना प्रश्न में, क्या दिया है? y बराबर a cos x प्लस का v sin x। ठीक है ना। अब आपको समीकरण डालना है आंसर शीट में देख के। तो आंसर शीट में y चाहिए, तो समीकरण 1 डालो। फिर हमें d2y/x² चाहिए। ठीक है, तो उसको समीकरण डालेंगे। पहले आपको अवकलन करना है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब क्या होता है? बराबर के मेरी तरफ d/dx रखना है, बराबर के उस तरफ d/dx रखना है। ठीक है, रख दिया ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? dy/dx होता है बराबर, यहाँ पे a आगे कर लो, cos का बताओ माइनस का sin x। ठीक है, sin का क्या होगा? cos x। मेरे प्यारे बच्चों, अगर cos और sin का गुणांक देखें, cos व sin के, यहाँ पे x भी लिख देते हैं, कोणों का गुणांक, कोणों का गुणांक सेम है, तो आपको अवकलन करते रहना है और आंसर शीट आ जाएगी। जितनी बार बताया है, कुछ नहीं करना है, अवकलन करते रहना है। पूरा ये प्रश्न बन जाएगा। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। ई की पावर वाले भी क्वेश्चन होते हैं, घात में अगर आपको मिल जाए सेम, तो आपको अवकलन करते रहना है। पूरा प्रश्न बन जाता है और कोई रूल ना लगाओ। जब हमने आपको पढ़ाया था अवकल समीकरण, तब हमने आपको विधि बताए थे। तो यहाँ पर आपको विधि का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट अवकलन करना है, आंसर शीट मैच हो जाएगी। ठीक है ना। इस प्रकार के आपको मिल जाए कहीं, तो यहाँ पे लिख लो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, बराबर के मेरी तरफ d/dx रखना है आपको, बराबर के उस तरफ d/dx रखना है a sin x प्लस का v cos x। ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा? d2y/dx²। यहाँ पे साइन का क्या होगा? cos x। यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा। ठीक है, अब पूरा प्रश्न बन जाएगा, कॉमन ले लो, -a cos x प्लस का v sin x।
देखो प्रश्न बन गया पूरा पूरा, माइनस का y रख लो, ठीक है। तो ये आंसर शीट निकली है d2y अपॉन dx स्क्वायर की। तो यहीं पे हम लिख देते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर और y को पक्षांतर करके बराबर के मेरी तरफ लेके आना है और आंसर शीट मैच करना है। आगे d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0, हटाओ इसे। हो गया ये कंप्लीट, नोट करते रहा करो, ठीक है। अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, पहले इसको हम थोड़ा सा रैपिड फायर ले लेते हैं, ठीक है। ये रफ हो गया। नेक्स्ट खा, टिक लगा देते हैं। चलो खा की बारी है। तो ये रिपीट प्रश्न है, ये हो चुका है। कहां पे हुआ था? 2020 का दूसरा सेट, कोड है 324XB, प्रश्न है दूसरे का अड़ा। तो इसका गर्दा आप लोग फिर दोबारा उड़ा देना है, ठीक है। अब गा देख लो, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। 2020 का दूसरा सेट, कोड है 324XB, प्रश्न है चौथे का घा। तो रिपीट हुआ है, आप लोग इसका उड़ाना है गर्दा, दोबारा उड़ा देना है। अब आ जाओ घा, ये रिपीट नहीं है, इसको हम लगवा देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, सिद्ध कीजिए लिखा है, तो साड़ी लेके चलना है और ये आंसर शीट निकाल देना है। तो LHS आपको लिख लेना है। क्या बताया गया है? AC A प्लस C, A प्लस V, VA, ठीक है, V प्लस C और C। मेरे प्यारे बच्चों, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है प्रसार, दूसरा जो तरीका है लगाने का साड़ी का, ऑपरेशन। ऑपरेशन जानते हो ना आप लोग, डॉक्टर हो भाई। ऑपरेशन मतलब पंक्तियों को जोड़ना है या घटाना है, स्तंभों को जोड़ना है या घटाना है, बोलते हैं ऑपरेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रसार से कब लगता है और ऑपरेशन से कब लगता है? जब साड़ी की आंसर शीट आपको एक पद की दिख जाए तब आपको प्रसार से कर लेना है। अगर साड़ी की आंसर शीट आपको दो या दो से ज्यादा पद की दिख जाए तब आपको ऑपरेशन यूज करके आंसर शीट निकालना है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो एक ही पद की है आंसर शीट, तो कुछ नहीं करना, प्रसार से लगा देना है। देखो भैया, जिससे सरल रहेगा उसी से आपको बताएंगे। बिलीव में, ऑपरेशन से भी लगेगा ये प्रश्न जब तक आप जीरो बनाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम प्रसार करेंगे तो तीन पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी और आप ऑपरेशन यूज करोगे, यहां पे दो जीरो बनाओगे किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ में, फिर प्रसार करोगे एक पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। लेकिन जीरो बनाओगे, जब तक आप जीरो बनाओगे तब तक आप तीन पद की कैलकुलेशन कर लोगे, ये मेरा आपसे वादा है। जब आपको साड़ी की आंसर शीट सिंगल पद में दिख जाए, और ये 4 ABC वाले दो ही प्रश्न हैं क्लास 12th में, कहीं दिख जाए भाई 4 ABC, वैसे भी सिंगल पद है, सिंगल पद में भी मोस्ट इंपोर्टेंट है 4 ABC, कहीं दिख जाए 4 ABC, डायरेक्ट प्रसार कर देना, ठीक है, जल्दी लगेगा। तो यहां पर किसके सापेक्ष कर देंगे प्रसार? R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ये जो हम बातें आपको बताते हैं ये कोई नहीं बताएगा आपको, और खास तौर के वो 50 रुपए के टीचर तो नहीं बताते हैं। वो कहते हैं आइए हमने रटा है आप भी रटिए, उठाया लगाया करते हैं। ऐसे क्या पढ़ना है भाई? पढ़ाई छोड़ दो ना, पढ़ाना ही छोड़ दो, वो टीचर पढ़ाना ही छोड़ दें जिनको नहीं आता है कुछ और करते हैं बच्चों का भविष्य खराब। हम आपको बताते हैं रीजन कि कैसे आपको लगाना है। सिंगल पद की आंसर शीट दिख जाए तो डायरेक्ट प्रसार करके आंसर शीट निकाल देना है, ये आपको ध्यान रखना है। और चिन्ह अगर नहीं पता है तो चिन्ह की जानकारी होना चाहिए। सेम टू सेम चिन्ह पास नहीं आता है, ठीक है। यहां से चिन्ह उठाना है प्लस और यहां से अवयव उठाना है, तो पहले पद में हम प्लस नहीं देंगे क्योंकि ये गणित का रूल है। पहला पद कहीं दिख जाए अगर प्लस का है तो प्लस लिखा हुआ नहीं मिलता है, चाहे किताब की बात करें चाहे वो टीचर लिखे। अगर दूसरा पद लिखा है तो वो प्लस चिन्ह देगा, इतना ध्यान रखना, अगर प्लस होगा, ठीक है। तो ए उठा लिया,
अब आपको क्या करना है, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपाना, गुणा कर दो, ठीक है, माइनस के बाद में इसका इसमें, तो कैसे, ए बी, ठीक है, प्लस माइनस माइनस सी ए, डायरेक्ट कर लो, दिक्कत क्या है, यहां से चिन्ह उठाना है माइनस, यहां से अभी उठाना है सी, कर लो गुणा, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ चला गया, इसका इसमें गुणा करो तो सी ए प्लस का बी सी, और इसका इसमें गुणा करोगे माइनस का ए बी। अब इसको उठाना है लेकिन पहले प्लस उठा लो, ए प्लस सी, ठीक है, ए प्लस सी की पंक्ति और स्तंभ छुपेगा, इसका इसमें गुणा करो तो ए का कर लेते पहले, ए बी प्लस का सी है, फिर आपको बी का कर लेना है तो बी स्क्वायर, बी का करना है ना, ए का हो ही गया, ए बी प्लस सी है, बी स्क्वायर प्लस का बी सी, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करना है बी स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में जो है उसको हल करो, फिर अलग अलग पदों को देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, यहाँ पे कटेगा, हो गया। अब आपको गुणा करना है, फुटकर पदों में लिखना है, और इतना याद रखना ए बी सी वाले पद बचेंगे और घात वाले कटेंगे, पहले से ही आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि आंसर शीट आपके सामने है। तो यहाँ से ए बी सी मिला, पहला पद गुणा करो तो ए स्क्वायर बी, इसका गुणा करो माइनस का सी ए स्क्वायर, सी का गुणा करो माइनस का सी स्क्वायर है, इसका इसमें गुणा करो तो माइनस का क्या मिलेगा, वी सी स्क्वायर, यही मिलेगा ना, माइनस माइनस प्लस ए बी सी, ठीक है। गुणा ए का कर लो पहले, ए का किया तो ए स्क्वायर बी, इसमें किया प्लस का सी ए स्क्वायर, इसमें किया प्लस का ए बी सी, फिर इसमें नहीं होगा ना, केवल 3 पद में होगा ए का गुणा, ठीक है। अब सी का कर लो 3 पद में, तो ए बी सी मिल गया हमको पहला पद, दूसरा पद मिल गया सी स्क्वायर ए, तीसरा पद मिल गया वी सी स्क्वायर। घात वाले काटना है और जो घात में नहीं है उसको जोड़ लेना है, आंसर शीट आ जाएगी। तो ए स्क्वायर भी नेगेटिव का है और ये प्लस का कैंसिल हो गया, सी ए स्क्वायर नेगेटिव का है, सी ए स्क्वायर पॉजिटिव का है, कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर माइनस का है, सी स्क्वायर ए प्लस का है, कैंसिल हो गया, बी सी स्क्वायर माइनस का है और बी सी स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, कितने ए बी सी हैं, 4 ए बी सी हैं, देखो आंसर शीट आ गए। तो प्रश्न 3 भी कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी, नोट करो, अगला प्रश्न हल करवाते हैं। अब आपको प्रश्न चौथे का देख लेना है। यहां पर बताया गया है आव्यूह ए बराबर इतने का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। पहले आपको 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाते हैं, उसके बाद बेसिक से हल करवाते हैं। देख लो यहाँ पे 4G ट्रिक से आंसर शीट, फार्मूला आपको याद ही होगा, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। मेरे प्यारे बच्चों, साड़ी का मान आपको निकालना है, आव्यूह से कितना निकलेगा, -5 निकलेगा, ठीक है, क्रॉस इंटू करके निकाल लो। अब आपको एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, मतलब सहखंडज आव्यूह। अवयव कैसे पता करना है, 4G ट्रिक से, यही आपको सीखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर विकर्ण के अवयव चेंज करना है, सबसे पहले विकर्ण के अवयव चेंज करना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है, -1 ऊपर और नीचे 1। अब इसके बाद में विकर्ण के अलावा जो अवयव आपको दिख रहे हैं उन अवयवों में माइनस से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ पर भी प्लस का 2 है, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, -2 -2। तो ये आंसर शीट निकल आई है 4G ट्रिक से। मजा आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो अगर मजा आ गया। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम अगली क्लास लाएंगे तो नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा, ठीक है। अब बेसिक से इसको हल करवा देते हैं। चौथे का लिख लो, यहां पर आव्यूह दिया गया है, दिया गया आव्यूह ए बराबर 12 21। साड़ी का मान निकालो,
जरूरत पड़ेगी। क्रॉस इंटू कर लो, माइनस का 1 माइनस के बाद में 4, क्या निकला माइनस का 5, नॉट इक्वल 0। ये नॉट इक्वल 0 आया है, किस प्रकार का अवयव है, व्युत्क्रमणीय है ये अवयव। तो यहाँ पे लिख दो व्युत्क्रमणीय है ये अवयव, ठीक है। ये जो अवयव दिख रहा है तो व्युत्क्रमणीय है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। व्युत्क्रम का क्या है, अस्तित्व है। जब व्युत्क्रम का अस्तित्व है तब आपको सहखंड निकालना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको अवयव ए के सहखंड C11 फिर C12, फिर यहाँ पे देख लो C21 C22, देख लो यहाँ पे ये C11 होता है, ये होता है C12 होता है, ये C21 होता है, ये C22 होता है। कैसे ज्ञात करोगे, पहले तो आपको चिन्ह रख लेना है। देखो ये बेस में है 11 दिख रहा है, 1 और 1 पढ़ेंगे, पहले पंक्ति को पढ़ा जाता बाद में स्तंभ को। तो 1 और 1 को अगर जोड़ेंगे, अगर सम मिलेगा तो प्लस आएगा, बेसम मिलेगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो प्लस में मतलब सम मिला है तो प्लस आएगा। 1 और 2 को जोड़ो 3 मिला, तो 1 और 2 को जोड़ा 3 मिला, विषम आया, विषम पे माइनस आता है। 2 1 को जोड़ो 3 मिलेगा, विषम पे माइनस आता है। 2 + 2 4 हुआ, सम पे प्लस आता है। तो इसने बोला है पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो, यहाँ से छुपा लो, क्या मिला -1 मिला, हल करो तो -1, ठीक है। अब बात करेंगे C12 की। इसने बोला है पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाओ, पहली पंक्ति हो गई, पहला स्तंभ हो गया। देख लो पहली पंक्ति मीन्स दूसरा स्तंभ छुपाना है, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या मिला 2, ठीक है। तो आपको क्या लिख देना है, बराबर में -2। अब आ जाओ यहाँ पे, इसने बोला है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपाना है, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ छुपा लेना है, क्या मिला 2, ठीक है। बराबर में -2 आपको लिख देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। C22 का मतलब है दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छुपाना है, क्या मिला 1। तो ये सहखंड हमें पता चल गए। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में सहखंडों से बना अवयव, सहखंडों से अवयव बनाना है। तो यहाँ पे लिख लो सहखंडों से बना अवयव। आपको ए के अलावा कुछ और मान लेना है। चलो यहाँ पे बी मान लिया, C11 C12 C21 C22, 11 12 C11 C12 का मान रखो, -1 -2, ठीक है। इसका मान बताओ, C21 का -2 है, C22 का मान 1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों सहखंडों से जो अवयव बना है वो आपको लिख लेना है। आपने लिख लिया, फिर इसके बाद में आपको करना क्या है, एडजॉइंट ए निकालना है, सहखंडज अवयव। तो एडजॉइंट ए बराबर होता है B', मतलब V का परिवर्त ज्ञात करना है। परिवर्त का मतलब होता है पंक्तियों को स्तंभों में लिखना है। तो एडजॉइंट ए बराबर पहली पंक्ति पहले स्तंभ में लिख लो, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिख लो। अब लगा लो फार्मूला, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए, ठीक है। साड़ी का मान निकला था -5, एडजॉइंट ए यहाँ से देख के लिख लो, ठीक है। तो ए इनवर्स बराबर आया है -1/5, -1 -2 -2 यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। या फिर आपको माइनस से गुणा कर देना है, 1/5 ऐसे छोड़ दो, पूरे ही नंबर मिलेंगे। माइनस से अगर गुणा करते हो, ये 3 जो अवयव हैं ये प्लस के हो जाएंगे और लास्ट वाला माइनस का हो जाएगा, ठीक है। चाहे यहाँ पे आंसर शीट छोड़ो चाहे यहाँ पे छोड़ो, दोनों सही हैं। तो यहाँ पे चौथे का कंप्लीट हो गया। अगर खा की हम बात करेंगे, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। कहाँ पे रिपीट हुआ है, 2020 का दूसरा सेट है, कोड है 324XB, प्रश्न है चौथे का।
चलो आप लोग दोबारा इसका गर्दा उड़ा देना। अब गा देख लो, ये भी रिपीट हुआ है। 2020 का दूसरा ही सेट है, कोड है 324XB और प्रश्न है चौथे का खा। तो इसका आप लोग गर्दा उड़ा देना है दोबारा। अब घा भी रिपीट हुआ है, देख लो 2020 में दूसरा ही सेट है, 324XB कोड है और प्रश्न है चौथे का गा। तो इसका गर्दा आप लोग दोबारा उड़ा देना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी, नोट कर लो इसको। अब आपको प्रश्न 5वें का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है रेखाओं इतने और इतने के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो 2020 के जब हमने 7 सेट कंप्लीट करवाए ना, तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न लगवाए थे। तो इसीलिए इसको हम होमवर्क डाल देते हैं, आपको कर लेना है। अगला प्रश्न देख लो खा। यहाँ पे बताया गया है y बराबर इतने का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो ये प्रश्न रिपीट है, ये हो चुका है। कहाँ पर हुआ था देख लो, 2020 का दूसरा सेट कोड है 324x है और प्रश्न जो है 5वें का है। तो आप लोग इसका गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, ये रिपीट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लो गा। यहाँ पे बताया गया यदि फलन f such that in tends to in, g such that in tends to in तथा h such that in tends to ir, fx बराबर 2x, gx बराबर 3x प्लस 4 तथा hx बराबर sin x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर उतना। ठीक है, यहां पर इसको हम लगवा देते हैं 5वें का गा। सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण लिख लेना है। पिछली कई क्लास में हम आपको बता चुके हैं, अगर प्रश्न में प्रतिचित्रण आपको दिख जाए तो सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण ही लिखना है। फलन भी बोलते हैं इनको। ठीक है, f such that in tends to in, फिर g फलन में प्रतिचित्रण है in tends to in, फिर उसके बाद में h such that h फलन में प्रतिचित्रण है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये f दिख रहा है। तो f जो दिख रहा है, तो यहां पे थोड़ा सा रफ कर देते हैं क्योंकि थोड़ी इंक फैल गई है। चलो, f जो दिख रहा है आपको, fx का मान दिया गया होगा 100%, जो आपको लिख लेना है। ये g में प्रतिचित्रण है, तो आपको gx का मान दिया गया होगा 100% प्रश्न में। ठीक है, h में प्रतिचित्रण है, तो hx का मान दिया गया होगा 100% sin x है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे h संयोजन g संयोजन f, इतना लेके चलेंगे। अब आपको पता है हमें क्या देना है, यहाँ पे चर x देना है। चर x दोगे तभी ये प्रश्न आगे बढ़ेगा। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अकेला फलन छोड़ना है। यहाँ पे दुकेला है, अकेला छोड़ना है पहले, फिर उसके बाद x हम देंगे। तो h संयोजन g फिर संयोजन f। ठीक है, ऐसे करके आपको सिंगल फलन छोड़ देना है। अब चर x के पास में जो फलन है उसी को दे देना है ये x। जैसे आपने x दिया वैसे ही संयोजन हट जाएगा और बड़ा सा ब्रैकेट में आपको fx लिख देना है। ठीक है, g संयोजन मीन्स यहाँ पे क्या है, h संयोजन g, यही है। ठीक है, fx का मान रख लो देख के, 2x है। अब ये 2x किसे देना है, 2x के पास में जो भी फलन है उसी को देना है। तो g फलन है 2x के पास में और h थोड़ी दूर में है, जो पास में है उसी को देना है। जैसे ही आपने ये 2x g को दे दिया तो ये संयोजन हट जाता है और बड़े से ब्रैकेट में आपको gx लिख देना है। मीन्स जो भी मेरे पास है, यहाँ पे 2x है तो 2x लिख देना है। अब इसके बाद में यहाँ से आपको चर चेंज करना है। मेरे पास 2x है और यहाँ पे x है, x को चेंज करना है। अचर चेंज नहीं होता है, ये पिछली कई क्लास में हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे जब 2x रखेंगे, 3 को ऐसे रखो, ठीक है, और प्लस का 4, चर को चेंज करना है। तो x के स्थान पे हमने 2x रख दिया, कितना मिला यहाँ पे 6x प्लस का 4 मिला। अब h फलन में आपको क्या करना है,
चर चेंज करना है, 6x + 4 x के स्थान पे रख देना है, तो साइन 6x + 4। ठीक है, इसे समीकरण 1 डाल लो, क्योंकि ये मान निकला है H संयोजन G संयोजन F। समीकरण 1 डाल लो। अब इसके बाद में आपको मान निकालना है बराबर जो दिया गया है इसका मान, इतना ही निकलेगा जितना निकाला है। ठीक है, इतना हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। और करके आपको लिखना है, और करके क्या है वहां पे देख लो, H संयोजन G, फिर ब्रैकेट, फिर संयोजन F। ठीक है, इसको आप x दे दो, इसके बाद यही लिख लो, इसके बाद जो है यही लिख लो, और यहां पर चेंज करेंगे समीकरण 2। ऐसे ही कर लो रिपीट, थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, H संयोजन G संयोजन F, फिर आपको इतना नोट कर लेना है। ठीक है, इसके आगे वही रिपीट लाइनें मिलेंगी, तो समीकरण 1 और 2 की आंसर शीट सेम निकलेगी। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 की आंसर शीट सेम निकली है, तो आपको लिख देना है समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पे लिख देते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर इसका मान निकाल चुके, पहले इसको लिख लो, H संयोजन G संयोजन F। ठीक है, x बराबर आपको लिख लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देते हैं, बराबर इतना लिखना है H संयोजन G संयोजन F, और यहाँ पे x, दोनों तरफ x हटा दो। देखो x जो हमने चर लिया था ना, जरूरत के लिए लिया था, क्योंकि आगे प्रश्न बढ़ता ही नहीं। अब जरूरत खत्म हो गई x की, तो हटा देना है। चलो नोट कर लो इतना, ये कंप्लीट हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगले प्रश्न की बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न तब तक आप लोग देख लो क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है घा, ये रिपीट प्रश्न है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये भी प्रश्न हो चुका है, देखो कहाँ पे हुआ था, सेट 2 है, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग लिख लेना। सेट 2 जो है 2020 का और 324 X20 का कोड है, और प्रश्न भी बता देते हैं 5वें का घा, प्रश्न 5वें का घा। ठीक है, लेकिन 4G ट्रिक से इसकी आंसर शीट निकाल देते हैं। ये परवलय जो आपको दिख रहे हैं, y² बराबर 4ax, x² बराबर 4ay, क्षेत्रफल निकालना है। देखो कैसे, कुछ नहीं करना, गुणांक उठाना है, उठा लिए, गुणा करके, और नीचे ये 3 याद रखना है आपको, नीचे 3 अपने पास से आपको रखना, 16a² / 3 वर्ग इकाई। ये 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल दी है, और बेसिक से आप लोग लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न हो चुका है 2020 का, सेट 2 है, कोड है 324 XB, और प्रश्न है 5वें का घा। अगला प्रश्न जो है देख लो, अड़ा, तो लिखा हुआ है सामने, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है, 2020 का सेट 6 है, कोड है 324 YY, प्रश्न 5वें का। तो इसका गर्दा आप लोग उड़ा लेना दोबारा। ठीक है, अब 4 लगवाते हैं, ये रिपीट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 2 आव्यूह लिख लेना है, फिर उसके बाद ये सत्यापित कर देना है। लिख लो, दिए गए आव्यूह A बराबर -2 4 फिर 5, मार्कर चेंज कर लेते हैं, फिर B बराबर यहाँ पे दे दिया गया है, कितना है, 136 है। ठीक है, लिख लो 136, माइनस दिमाग में रखना है और लिख देना है। सबसे पहले हमें परिवर्त आव्यूह किसका ज्ञात करना है, AB का, तो पहले AB आपको पता करना है, उसके बाद परिवर्त ज्ञात कर पाओगे। A का मान 245, B का मान 136, बिछा खड़ा गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करो, तो देख लो, -2 मिलेगा, फिर इसमें गुणा करो, -6 मिलेगा, फिर इसमें गुणा करो,
प्लस का 12 मिलेगा ना, माइनस का 2 माइनस का 6। दूसरी पंक्ति ले लो, ठीक है, 4 का 1 में गुणा करो 4 आया, 3 में गुणा करो 12 आया, 4 का 6 में गुणा करो 24 मिलेगा, ठीक है। अब तीसरी पंक्ति ले लो, यहाँ पे 5 का 1 में गुणा करो 5 मिला, 3 में करो 5 3 15, 6 में करो 5 1 23। तो बिछा खड़ा याद रखना, मतलब बिछा पंक्ति लेना है, खड़ा 1 बाय 1 स्तंभ लेना है। तो ए बी ज्ञात हो गया। अब ए बी का हमें क्या निकालना, परिवर्त। डेश होता है परिवर्त, पंक्तियों को स्तंभों में लिखना है। माइनस का 2 6 12, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में आपको लिखना है, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में आपको लिख लेना है, समीकरण 1 डाल लेना है, ठीक है। अब बी डैश ए डैश का गुणा करना है। चलो बी डैश, पहली पंक्ति है, एक ही पंक्ति है तो एक ही स्तंभ बनेगा, मतलब बिछे को खड़ा करना है, मतलब जो लेटे हैं उन्हें खड़ा कर देना है। ए डैश देख लो, अब ये खड़ा है तो इसे लेटाना है, ए डैश स्तंभ है ना, ठीक है, पंक्ति में चेंज करना है। या फिर ऐसे कह सकते हो, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति जो है दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति है तीसरे स्तंभ में, या फिर ऐसे कह लो। चलो भाई साहब गुणा करो, 1 का -2 में गुणा किया कितना हुआ, -2, 1 का 4 में गुणा किया 4 आया, 1 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। फिर 3 उठा लो, दूसरी पंक्ति उठा लो, 1 बाय 1 स्तंभ में गुणा करना है, कर दो, -6 मिलेगा, 3 चौक 12 मिला, 3 5 15 मिला, 6 का गुणा करो 12 मिलेगा, प्लस का 6 चौक 24, फिर यहाँ पे माइनस का 30। अब आंसर शीट मैच कर लो, इसे समीकरण 2 डाल देते हैं। 245 6 12 15, फिर 12 24 30, लेकिन 24 माइनस का है तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, क्यों, 6 चौक 24, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं क्योंकि इंक फैल रही है, दोबारा हम इसको लिख देते हैं 12 फिर 24, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये 12 है ये 24 है। अब ठीक है, समीकरण 1 व 2 से आपको बराबर कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रफ करेंगे और आखिरी लाइन यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से बराबर आंसर शीट आई है, तो ए बी का होल डैश बराबर वी डैश ए डैश। ये सिद्ध हो गया। आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो। तो प्रश्न हमने 5 तक कंप्लीट करवा दिए हैं सेट 3 के। अगली क्लास में लाएंगे सेट 3 के आगे के प्रश्न। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।